Welcome to chemistry class. This is our next lecture. In previous lecture we see about the Henry law. Now we are going to study the next point, that is vapor pressure of solution of liquid in a liquid. Vapor pressure of solution of liquids in liquid. अब यहाँ पे लिक्विड्स इन लिक्विड है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सोलिड भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट है। उसी का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है वो हमें स्टडी करना है। दैट मीन्स वी हैव टू स्टडी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। नाउ consider a binary solution of two volatile liquids A2 and A1 and A2। हमें सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन कंसिडर करना है जिसमें दो वोलाटाइल लिक्विड प्रेजेंट है A1 एंड A2। मतलब उस बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, A1 कंपोनेंट है एंड A2 कंपोनेंट है। व्हेन द सॉल्यूशन इज प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस सॉल्यूशन को हमें क्लोज कंटेनर में प्लेस करना है। एंड बोथ लिक्विड्स आर वोलाटाइल सो दैट दे वेपराइज एज फास्ट एज पॉसिबल। वो जो सोल्यूट है, दोनों भी जो कंपोनेंट उसमें A1 और A2 जो दो कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में दिए हुए, ये कंपोनेंट जो है वो वोलाटाइल नेचर के, उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और वो लिक्विड इजीली क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कंसिडर करना है, एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसिडर करना है जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में ही है। हमारे पास दो कंपोनेंट कौन से हैं, एक कंपोनेंट A1 है, दूसरा कंपोनेंट A2 है। A1 और A2 दो कंपोनेंट दोनों भी कैसे, वोलाटाइल लिक्विड्स है। एंड इन कंपोनेंट्स को हमें क्लोज कंटेनर में प्लेस करना है और दोनों को एक कंटेनर में रखने के बाद वो वोलाटाइल नेचर के होने के वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो इजीली वेपराइज हो जाते। तो ये A1 और A2 दोनों क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं। और जब ये प्रोसेस वेपराइजेशन की स्टार्ट रहती है, क्योंकि जनरली जब प्रोसेस कंटिन्यू रहती है तो उस प्रोसेस के टाइम पे एक ऐसी स्टेज वहाँ पे आती है दैट्स कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम स्टेज। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। और उस इक्विलिब्रियम स्टेज पे वेपर एंड लिक्विड, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, वेपर एंड लिक्विड दोनों फेजेस जो है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में या फिर इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहती है। मतलब जितना कंपोनेंट वेपर पार्ट में है उतना ही कंपोनेंट लिक्विड पार्ट में भी रहता है, वेपर फेज में रहता है। जैसे मैंने कहा कि A1 कंपोनेंट वेपर फेज में है, उतने ही अमाउंट में A1 लिक्विड फेज में भी प्रेजेंट होता है। इवन A2 के भी सेम, A2 जितने अमाउंट में वेपर फॉर्म में है उतने ही अमाउंट में वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। मतलब वेपर का अमाउंट और लिक्विड का अमाउंट इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो प्रोसेस के टाइम पे इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, मतलब जब आप A1 A2 इस सॉल्यूशन का वेपराइजेशन कर रहे हो तो वेपराइजेशन के टाइम पे एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे वेपर और लिक्विड दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल हो जाता है और उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज और इक्विलिब्रियम कंडीशन। और उस कंडीशन पे दोनों कंपोनेंट जो है वो लिक्विड फेज में भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज वेपर फेज में भी प्रेजेंट रहते हैं। दोनों के दोनों कंपोनेंट, A1 कंपोनेंट भी लिक्विड एज वेल एज गैशियस फेज में होता है, इवन इक्वल लिक्विड फेज और वेपर फेज में प्रेजेंट होता है, वो भी इक्वल अमाउंट में। इवन A2 भी वेपर फेज एज वेल एज लिक्विड फेज दोनों में भी प्रेजेंट होता है, वो भी इक्वल अमाउंट में। मतलब जितना वेपर फेज उतना ही लिक्विड फेज, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, और फिर वो आगे प्रोसेस कंटिन्यू होती है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आर रिलेटेड टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है उस कंपोनेंट का, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल ये कंपोनेंट्स है, तो जो कंपोनेंट है A1 और A2 इनका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज कॉल्ड द पार्शियल वेपर प्रेशर, जो है वो किससे रिलेट करता है, उनके ही मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है इन द सॉल्यूशन। मतलब उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में कितना प्रोपोर्शन प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में वो कंपाउंड प्रेजेंट है, दैट इज़ अ मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर किससे रिलेट करता है, उसके मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है। तो उनका रिलेशन क्या है वो हम आगे कंटिन्यू करना है। और वो रिलेशनशिप कौन देता है, राउल्स लॉ। दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय राउल्स। कौन सा रिलेशन, कि कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन से क्या करता है, रिलेट करता है। पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट करेंगे, मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें राउल्स लॉ से पता चलता है। देखो राउल्स लॉ,
It states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the solution. सो राउल्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वोलाटाइल कंपोनेंट का, अब हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट है A1 एंड A2, उसमें से आप कोई भी एनी कंपोनेंट कंसिडर करो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने A1 ये कंपोनेंट को कंसिडर किया, ठीक है। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट A का, ठीक है, जिसको मैं डिनोट करती हूँ P से। अब यहाँ पे कंपोनेंट 1 है तो पार्शियल प्रेशर के P1 लेती हूँ। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ P1 वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वल रहेगा, मतलब सॉल्यूशन में से हमें एक वोलाटाइल कंपोनेंट कंसिडर किया मैंने, उसका मैंने पार्शियल प्रेशर लिखा P1। अब ये जो A1 इस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है P1 वो किससे इक्वल होता है, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ये जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका, वोलाटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब प्योर कंपोनेंट कौन सा, जैसे हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, A1 है और प्लस A2 है, उन दोनों को मिला के कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन बना है। A1 प्लस A2 इनको मिला के हमारा सॉल्यूशन बनता है, राइट। मतलब हमारा कंपोनेंट A1 जो है वो फ्री नहीं, वो कंबाइंड फॉर्म में, मतलब वो प्योर फॉर्म में नहीं है। और जब आप उसको प्योर फॉर्म में लेते हो, जिस मतलब उसमें सिर्फ A1 ही रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता, तो उस टाइम पे उसका जो प्रेशर रहता है, दैट इज़ पार्शियल वेपर प्रेशर जो रहता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो वो आपको अलग सिंबल से इंडिकेट करना है, क्योंकि मिक्सचर में जब है उसको हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब वो सिंगल प्योर फॉर्म में जब उसका वेपर प्रेशर रहेगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P01, ठीक है। आप P01 बोल सकते हो या फिर P01 बोल सकते हो, P01, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्योर स्टेट में जब सिंगल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में जब आपका A1 कंपोनेंट रहेगा तब का ये पार्शियल प्रेशर है। और ये P1 जो है वो कौन सा प्रेशर है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट A1 का, कब, जब वो सॉल्यूशन में रहता है, तब वो कंबाइन रहता है, तब। समझ में आया, मतलब P1 जो है वो जब सॉल्यूशन में रहता है, मिक्स कंबाइंड फॉर्म में रहता है, तब उसका प्रेशर है। एंड P01 ये जो वेपर प्रेशर है वो जब कंपोनेंट सिंगल रहता है, प्योर फॉर्म में रहता है, तब का प्रेशर है। तो ये दो टर्म आपको क्लियर होगी क्या एग्जैक्टली इसमें, तो ये टर्म का यूज़ करके आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट दैट इज़ A1 हमने कंसिडर किया है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ प्योर फॉर्म, उसी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जो है मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, और उसी का ही क्या लेना है आपको, मोल फ्रैक्शन। कंपोनेंट A1 है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, X1 है, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी अमाउंट उसमें कितनी प्रेजेंट है, दैट इज़ अ मोल फ्रैक्शन। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन अ प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब मतलब एक ही कंपोनेंट कंसिडर करना है, एक कंपोनेंट का मिक्सचर में जो भी प्रेशर है वो, और जब वो सिंगल प्योर फॉर्म में रहता है तब का प्रेशर, और उसी का ही मोल फ्रैक्शन। इन तीनों टर्म को हमने एक साथ रिलेट करके इक्वेशन बनाया है। समझ में आया। और सेम केस आप A2 के लिए भी ले सकते हो। A2 के लिए क्या रहेगा, अगर मैंने A2 कंपोनेंट को सिलेक्ट किया तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या आएगा पहले आएगा A2 कंपोनेंट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2 कंपोनेंट, जिसको हम P2 से डिनोट करेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2 कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, उसी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर लेंगे P02 मल्टीप्लाई बाय उसी कंपोनेंट का क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन, दैट इज X2। तो
P2 इट्स अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन दैट इज x2, मतलब उसका अमाउंट जो मोल फ्रैक्शन उसका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है दैट इज x2। तो ये आएगा आपके A2 के लिए। तो ऐसे आपको दो जो इक्वेशंस है वो मिले, जो मैंने आपको लिख के भी बताया, इवन यहाँ पे लिख के भी है। एक P1 के लिए, एक A1 कंपोनेंट के लिए, और ये जो है दूसरा A2 कंपोनेंट के लिए। ऐसे दो हमें इक्वेशन मिले जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया। यहाँ पे आपको पता ही है कि A1 A2 क्या है ये वोलेटाइल लिक्विड्स है या फिर लिक्विड सॉल्यूशन के कंपोनेंट है। P1 P2 क्या है, इट्स अ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट A1 एंड A2। P1 ये A1 का प्रेशर P1 है और A2 का वेपर प्रेशर P2 है। X1 X2 क्या है, आर द मोल फ्रैक्शंस, उनके मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशंस में, ठीक है। A1 कंपोनेंट का X1 मोल फ्रैक्शन है, A2 कंपोनेंट का X2 मोल फ्रैक्शन है। और P1 P0 तो आपको पता ही है, P1 P0 क्या है, ये वेपर प्रेशर है किसके, उस कंपोनेंट के, बट कौन से फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, ठीक है, प्योर लिक्विड्स के। तो यही आपको दिया है कि P1 एंड P10 and P01 and P02 are the vapor pressures of pure liquids A1 and A2 respectively। A1 और A2 के प्योर फॉर्म के जो वेपर प्रेशर है वो आपको P01 और P02 से रिप्रेजेंट करके दिए, और आपको वो इक्वेशन भी दिए। तो आपको ये इक्वेशन बाय हार्ट अच्छे से लर्न करना है, ये A1 कंपोनेंट के लिए और ये A2 कंपोनेंट के लिए, और उसके सारे टर्म्स आपको पता होना ज़रूरी है। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, अब हमें इस इक्वेशन को यूज़ करके डाल्टन लॉ अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर P अबोव द सॉल्यूशन इज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। डाल्टन का जो लॉ है पार्शियल प्रेशर का, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होता है अबोव द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के ऊपर का जो टोटल प्रेशर होता है वो किसको मिला के आता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके प्रेशर का सम करके। क्योंकि आपका जो होल सॉल्यूशन है वो किससे बना है, A1 कंपोनेंट प्लस A2 कंपोनेंट, इसको मिला के आपका सॉल्यूशन बना है। तो इस सॉल्यूशन का टोटल जो प्रेशर है वो भी उनके प्रेशर के एडिशन से मिलेगा। A1 के नीचे A1 का प्रेशर और P1 के नीचे P2 का प्रेशर, तो हमें टोटल प्रेशर किसका मिलेगा, सॉल्यूशन का प्रेशर। समझ में आया? सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन का प्रेशर हम P से नोट करते हैं, और सॉल्यूशन का प्रेशर मतलब उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका प्रेशर का सम। तो उसमें दो कंपोनेंट है, तो P1 का प्रेशर प्लस A1 कंपोनेंट का प्रेशर है P1, A2 कंपोनेंट का प्रेशर है P2, इन दोनों की सम करेंगे तो हमारे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जितने कंपोनेंट्स हैं उनके सारे कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर का आप सम कर दो, एडिशन कर दो, तो आपको होल सॉल्यूशन के ऊपर कितना प्रेशर है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A1 कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द A2 कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन मिल गया। अब आपको पता है ये इक्वेशन आपको मिलने के बाद आपको क्या करना है, इस P1 और P2 के लिए हमारे पास इक्वेशन है जो हमने इसके पहले डिटेक्ट की है, ठीक है। वो कौन से इक्वेशन है, ये वाले, P1 इज इक्वल टू X1 P10 एंड P2 इज इक्वल टू X2 P20। तो ये हमें पुटअप करना है उस इक्वेशन में। तो इस P1 के जगह पे ये वैल्यू पुटअप करेंगे और P2 के जगह पे ये वैल्यू पुटअप करेंगे जो दिया है। समझ में आया? ये जो P1 है इस P1 के जगह पे X1 P10 पुटअप करेंगे और P2 के जगह पे X2 P2 ये वैल्यू X2 P02 ये वैल्यू सबमिट करेंगे। अब आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे नीचे पुटअप करके भी दिया है आपको। तो देखो यहाँ पे P1 के जगह पे हमने क्या पुटअप किया, P1 P01 X1, P2 के जगह पे आपने क्या पुटअप किया, P02 X2, ये वाला इक्वेशन, मतलब P1 के जगह पे ये वैल्यू और P2 के जगह पे वो वैल्यू आपको सबमिट पुटअप करना है। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद हमारे पास एक और टर्म पता है। एक और टर्म कौन सी, कि जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में है सबके मोल फ्रैक्शन का सम आप करोगे तो इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब X1 प्लस X2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। X1 प्लस X2 इन दोनों का सम है 1। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब है कि X1, अगेन बताती हूँ, X1 प्लस X2 इज इक्वल्स टू 1 है। अगर हमें दोनों में से किसी एक को निकालना है, ठीक है, तो
जैसे मुझे x1 को निकालना है तो x1 यही रहेगा और ये x2 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस x2। ठीक है, अगर मुझे x2 निकालना है तो मैं x2 को वही रखूँगी और इस x1 को वहाँ पे शिफ्ट करूँगी तो वो हो जाएगा 1 माइनस x1। समझ में आया? मतलब x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 और x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। ये आपको याद है, ठीक है? एक बार अगेन, x1 इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस x2 और x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो ये आपको पुटअप करना है आगे की इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे आपको पुटअप करना है। सो प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन, then P1 versus x1 it's also straight line but passes through origin, P2 versus x2 it's also straight line that passes through origin। ठीक है, जो हमने ग्राफ में प्लॉट किया है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जब प्रेशर वो भी कौन सा प्रेशर, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन अ प्योर स्टेट दैट इज़ P01 या फिर P10 वर्सेस अगर आप x2 ग्राफ प्लॉट करते हो तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इस केस में अगर x2 इज इक्वल टू 0 है, अब इन x2 इज इक्वल टू 0 है मतलब क्या कि वहाँ पे कंपोनेंट x2 जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, x2 उसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर x2 प्रेजेंट नहीं है तो उसका प्रेशर भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब हमारे सॉल्यूशन में P2 कितना रहेगा 0। ठीक है, x2 0 है तो उसका प्रेशर भी 0 रहेगा, मतलब हमारे सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, x1 ये प्रेजेंट है और x1 अगर प्रेजेंट है तो उसका ही प्रेशर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रहेगा आपका, मतलब पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इस x1 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। मतलब ये है कि अगर आपके सॉल्यूशन में x2 अगर 0 है तो इसका प्रेशर भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो इसके प्रेशर के ऊपर सॉल्यूशन का प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो P है और अब हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ x1 ही प्रेजेंट है। x1 अगर प्रेजेंट है, कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसका ही प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो उसका प्रेशर और सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, ये हम कंसिडर करेंगे P1 इक्वल रहेगा, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, x1 कंपोनेंट के प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि आपके सॉल्यूशन में x1 ही प्रेजेंट है, मतलब सिंगल x1 है, उसके साथ कोई भी कंपोनेंट मिक्स नहीं है, मतलब x2 नहीं है, x1 ही प्रेजेंट है। अब जब कोई कंपोनेंट सिंगल प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, मतलब वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्योर स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो उसका प्रेशर जो है वो प्योर प्रेशर के इतना ही रहेगा, मतलब होल सॉल्यूशन के अंदर x1 ही प्रेजेंट है सिंगल, तो इसका मतलब होल सॉल्यूशन का प्रेशर उस प्योर कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हम P01 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा कि प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ x1 कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन अ प्योर स्टेट इज नथिंग बट द प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन। वाई? बिकॉज आपके सॉल्यूशन में सिर्फ x1 ही कंपोनेंट है जो कि अभी प्योर कंपोनेंट हो गया, और प्योर कंपोनेंट का प्रेशर हम P01 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ x1 ही प्रेजेंट है, तो होल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, होल सॉल्यूशन का प्रेशर डिपेंड करता है एक ही कंपोनेंट के ऊपर, जो एक ही कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर जो कि प्योर स्टेट में है, इसलिए हमने उसको P01 लिखा है। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है कि दूसरी कंडीशन वहाँ पे दी है कि अगर x2 इज इक्वल्स टू क्या है, x2 इज इक्वल्स टू 1 है, देन व्हाट हैपन, अगर x2 इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में x2 प्रेजेंट है, x2 1 रहा तो सॉल्यूशन में x2 प्रेजेंट है, 0 रहता तो अब्सेंट, 1 है तो प्रेजेंट, तो हमारे सॉल्यूशन में x2 प्रेजेंट है
तो सॉल्यूशन का प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x2 के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन का प्रेशर P से डिनोट करेंगे और वो x2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है और x2 अकेला ही प्रेजेंट है, मतलब वो प्योर फॉर्म में। तो प्योर स्टेट में हम x2 का प्रेशर कैसे लिखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ x2 कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट, तो इट्स ऑलवेज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में सिर्फ x2 ही है तो वो प्योर है, तो उसका वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम है। बट कंपोनेंट का कौन सा वेपर प्रेशर लेंगे, प्योर स्टेट का। तो x2 का वेपर प्रेशर इन अ प्योर स्टेट दैट इज P02 इज इक्वल टू द होल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। तो ये टर्म आपको यहाँ पे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, आपको याद रखना है। जब x2 इज इक्वल टू 0 रहेगा तो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर x1 के वेपर प्रेशर के साथ इक्वल रहेगा, वो भी प्योर स्टेट में। और x2 इज इक्वल टू 1 है, मतलब x2 प्रेजेंट है, तो होल सॉल्यूशन का प्रेशर x2 इस वेपर प्रेशर के x2 के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के इतना रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दी है कि P1 वर्सेस x1 अगर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, किसके वर्सेस क्या प्लॉट किया, P1 वर्सेस x1, मतलब x1 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और प्रेशर का वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ A1 कंपोनेंट, इसके वर्सेस भी ग्राफ प्लॉट किया तो इट ऑल्सो गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, वो भी हमें स्ट्रेट लाइन देगा। अब इस केस में अगर सपोज मैंने कहा कि हमारे सॉल्यूशन में x1 प्रेजेंट नहीं है, मतलब x1 0 है, अब x1 0 होगा तो x2 इज इक्वल्स टू 1 तो रहेगा ही, क्योंकि एक एब्सेंट तो एक प्रेजेंट रहेगा, मतलब x1 0 है तो x2 प्रेजेंट रहेगा। अगर x2 प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में x2 ही प्रेजेंट है और वो सिंगल है, मतलब इसका क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ x2 कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, कि जब x2 ही प्रेजेंट है तो होल सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इवन उसके प्योर स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये भी बोल सकते हो कि x1 0 है, मतलब उसका प्रेशर P1 भी 0 ही रहेगा, मतलब होल सॉल्यूशन का प्रेशर x2 के ऊपर डिपेंड रहेगा, मतलब किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, प्रेशर डिपेंड रहेगा सेकेंड कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर, वो भी प्योर स्टेट में। तो ये आपको लिख के नहीं दिया है, बस मैं बता, बस आपको याद रखना है कि जब x1 0 है तो उसका P1 भी 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर x1 1 है तो क्या होगा, अभी मैंने कहा कि x1 1 है, मतलब हमारे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, x1 प्रेजेंट है। अब x1 प्रेजेंट है मतलब ये जो x1 का जो प्रेशर रहेगा, इसका प्रेशर जब रहेगा वो उसके प्योर कंपोनेंट के इतना ही रहेगा। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो P इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू P01, मतलब तीनों इक्वल, क्योंकि एक ही सिंगल कंपोनेंट प्रेजेंट है, x1 ही प्रेजेंट है, तो होल सॉल्यूशन का प्रेशर, x1 का प्रेशर और उसके प्योर स्टेट का प्रेशर तीनों इक्वल ही होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर x1 ही है तो सॉल्यूशन का प्रेशर भी x1 के ऊपर डिपेंड करता है, तो P1 इज इक्वल टू P हो गया। बट x1 अकेला है तो वो प्योर फॉर्म में भी है, तो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर भी इक्वल ही रहेगा इनसे, मतलब ये तीनों इक्वल ही है, मतलब वो तीनों एक ही चीज़ के वेपर प्रेशर है, किसके, x1 के, जो कि कौन से स्टेट में, प्योर स्टेट में, बस ख़त्म। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट P2 वर्सेस x2। अगर आपने P2 वर्सेस x2 अगर आप प्लॉट किया तो वो भी स्ट्रेट लाइन है, इट्स ऑल्सो पासेस टू द ओरिजिन। अब इस केस में अगर आपने x2 0 लिया है, मतलब सेकेंड कंपोनेंट 0 है, मतलब सेकेंड कंपोनेंट आपके कंपोनेंट का सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, तो उसका प्रेशर भी नहीं रहेगा, तो उसका प्रेशर भी 0 रहेगा, P2 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैंने कहा कि x2 1 है, मतलब हमारे सॉल्यूशन में x2 प्रेजेंट है, तो उसका प्रेशर भी प्रेजेंट रहेगा, मतलब उस केस में x2 इज इक्वल टू 1 है तो उसका प्रेशर भी एक पर्टिकुलर वैल्यू शो करेगा, और उसका प्रेशर किसके P2 उसका प्रेशर किसके इक्वल रहेगा, उसी के प्योर कंपोनेंट के इतना ही रहेगा, मतलब x2 का ही प्योर कंपोनेंट लेंगे तो भी वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा आपको अभी बताया, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट है, x2 ही है, तो उसका प्रेशर और उसके प्योर सेट का प्रेशर एक ही रहेगा।
क्योंकि सिंगल है इसलिए वो प्योर है और वो सॉल्यूशन में अकेला प्रेजेंट है, तो उसका प्रेशर P2 इज इक्वल टू उसके प्योर कंपोनेंट के जितना ही रहेगा और उतना ही प्रेशर किसका रहेगा, होल सॉल्यूशन का भी रहेगा। तो ये 3 कंडीशन उसमें आ जाती है। कौन सी 3 कंडीशन, होल सॉल्यूशन का प्रेशर, X2 कंपोनेंट का प्रेशर और उसी की प्योर स्टेट का कंपोनेंट कैसे रहेगा, प्रेशर कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा। तीनों भी इक्वल ही रहेगा क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ X2 प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं, वो भी प्योर स्टेट में प्रेजेंट है इसलिए। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। अगर हमारा अभी तक जो कंडीशन हमने देखी थी X1 X2 ये जो मोल फ्रैक्शन थे, X1 X2 ये जो मोल फ्रैक्शन थे वो किसके लिए थे, लिक्विड फेज के लिए थे, राइट। अभी हमें वेपर फेज के लिए देखना है। अब अगर आपको वेपर फेज के लिए देखना है तो वेपर फेज का कंपोजिशन निकालना है, तो वेपर फेज में Y1 एंड Y2 ये 2 वेपर फेज में हम वेपर प्रेशर कंसिडर करते हैं। Y1 इट्स अ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं, Y1 और Y2 ये मोल फ्रैक्शन, जैसे X1 X2 मोल फ्रैक्शन लिक्विड में था, वैसे Y1 Y2 ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किस फेज में है, वेपर फेज में। आपको याद रखना है Y1 Y2 किसके लिए है, वेपर फेज के कंपोनेंट के लिए है। और उसका कंपोजिशन हमें लिखना है, तो देखो कंपोजिशन ऑफ वेपर्स in equilibrium with the solution can be determined by the Dalton law of partial pressure, ठीक है। मतलब वेपर फेज जो आती है, जो वेपर्स आता है, वेपर का जो कंपोजिशन है इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो आधे वेपर में रहेंगे आधे लिक्विड में रहेंगे। तो वेपर फेज का कंपोजिशन अगर हमें डिटरमाइन करना है सॉल्यूशन में, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। क्या अप्लाई करेंगे, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसमें हम उन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या लेंगे, Y1 एंड Y2, ठीक है। Y1 एंड Y2 ये मोल फ्रैक्शन लेंगे 2 कंपोनेंट का, वो भी कौन से फेज़ में, वेपर फेज़ में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डॉल्टन लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें 2 स्टेटमेंट मिलेंगे। ये 2 स्टेटमेंट P1 इज इक्वल टू Y1P, P2 इज इक्वल टू Y2P, ठीक है। P1 इज इक्वल्स टू Y1P एंड P2 इज इक्वल्स टू Y2P। इसका मतलब वेपर प्रेशर of component A in vapor phase is equal to mole fraction of component A into pressure of component A, ठीक है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सेम केस P2 के लिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको जैसे कि वैसे याद रखना है क्योंकि ये किसके लिए, वेपर फेज के लिए। P1 इज इक्वल टू Y1P, P2 इज इक्वल टू Y2P, इस तरीके से याद रखना है। P1 एंड P2 क्या है, इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 कंपोनेंट इन अ वेपर, ठीक है। P1 और P2 क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है 2 कंपोनेंट के, वो भी वेपर फेज में। और P जो है वो टोटल वेपर प्रेशर है होल सॉल्यूशन का, जिसमें दोनों कंपोनेंट P1 भी है और P2 भी है, इनको मिला के जो सॉल्यूशन बना है उसका प्रेशर कितना है, P है। तो आपको इस तरीके से आपको ये जो इक्वेशन है वो याद रखना है। P1 इज इक्वल टू Y1P, P2 इज इक्वल टू Y2P, ठीक है। इसकी टर्म्स आपको समझ में आ गई। जब आपको वेपर फेज के लिए कंपोजिशन निकालना है सोल्यूट का Y1 Y2 का मतलब मोल फ्रैक्शन का मतलब कंपोनेंट का, तो आप इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो, निकाल सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 थी, जस्ट उसमें हम और लुक कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। The vapor pressure of pure liquid A and B are 450 mmHg and 700 mmHg। हमें कौन सी चीज़ दी है, हमें लिक्विड्स का वेपर प्रेशर, और लिक्विड कौन से, प्योर लिक्विड्स है। A एंड B ये प्योर लिक्विड्स है, तो उसका वेपर प्रेशर भी सेम कांस्टेंट रहता है, वो भी चेंज नहीं होता। 450 mmHg एंड 700 mmHg। प्योर सेट में तो बिल्कुल चेंज होता है, जितना उतना ही रहेगा, बस अगर आप उसको इम्प्योर कर देते तो दैट टाइम उसके कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो वेपर प्रेशर जो होता है प्योर लिक्विड का A एंड B का, वो कितना है, A का 450 mmHg है और दूसरे का 700 mmHg है, ठीक है। देन रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन, तो वैसे भी आपको टेम्परेचर का काम पड़ता नहीं क्योंकि फॉर्मूला उसका यूज़ नहीं है। 350 के टेम्परेचर पे ये होगा, ठीक है। एंड फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm। हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। क्या निकालना है, कंपोजिशन निकालना है। कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन, इवन वेपर फेज का कंपोजिशन आपको निकालना है। कब, जब उसका टोटल वेपर प्रेशर 600 mm रहेगा तब।
मतलब उसका प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर सोल्यूशन 600 mm का है, तब हमें लिक्विड एज वेल एज वेपर इनका कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो हम लिक्विड के लिए कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपोजिशन फाइंड करना मतलब x1 और x2 इन दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है, ये याद रखना। कंपोजिशन फाइंड आउट करना मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का फाइंड आउट करना है, x1 x2 फाइंड आउट करना है हमें 600 mm वेपर प्रेशर पे, टोटल वेपर प्रेशर पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंपोजिशन ऑफ A एंड B इन द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें यही लिखना पड़ेगा कि कंपोजिशन A एंड B का कौन सा है, x1 एंड x2, दैट इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना है, मतलब कंपोजिशन का A एंड B कितना है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर वो हमें लिया देखना है x1 एंड x2। मतलब एक्चुअली आपको दिया है कि कंपोजिशन ऑफ A एंड B इन द सॉल्यूशन आर x1 एंड x2। A के लिए कंपोजिशन है x1 एंड B के लिए है कंपोजिशन x2। तो x1 x2 ये कंपोजिशन A एंड B के लिए प्रेजेंट दिया हुआ है। देन उसके बाद हमें डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि उसके बाद तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। P इज इक्वल टू P02 माइनस P01 इंटू x2 प्लस P01। ठीक है, अब हमारे पास सबके वैल्यूज़ भी है, तो सबके वैल्यूज़ हम इसमें पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, P की वैल्यू 600 mmHg, उसके बाद P2 कितना है 700 mmHg, माइनस P1 कितना है 450 mmHg एंड प्लस है x2 जैसे कैसे मल्टीप्लाई रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू दी नहीं है, इसका है 450 mmHg, उसकी वैल्यू है 450 mmHg। ये सब वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको आंसर क्या मिलता है 250 x2 प्लस 450। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपका ऑलरेडी पता है, यहाँ पे क्या है 600 है, 600 इज इक्वल टू 250 x2 प्लस 450। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो फिर 450 के टर्म जो है वो इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो आएगा 600 माइनस 450 mmHg इज इक्वल टू आएगा 250 x2। ठीक है, क्या आएगा 250 x2 आएगा। तो उसके बाद अगर हमें x2 निकालना है तो x2 को इस साइड में रख देंगे और ये 250 जो है उसको हम इस साइड में शिफ्ट, पहले इसका आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया है, वैसे यहाँ पे देखो इसका आंसर 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 150 आया। मतलब हमारे पास कितना है 150 इज इक्वल टू 250 x2 है। अब अगर हमें x2 निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 150 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू x2 है। इसका आंसर कितना आता है 0.6 आता है। ठीक है, अगर हमें 0.6 आंसर मिल गया, हमें किसका आंसर मिला है x2 इज इक्वल टू 0.6 मिला है। अगर हमें x1 निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अगर हम इस फॉर्मूला से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप उसको कन्वर्ट करो। हमें x1 निकालना है तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 करेंगे, तो 1 माइनस x2 की जगह पे हम ये पुट करेंगे, मतलब आपका आंसर आएगा 1 माइनस 0.6, क्योंकि हमने क्या किया x2 की जगह पे 0.6 पुटअप कर दिया, तो 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। यहाँ पे किसी क्लियरली आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे x1 निकालना है, x2 की वैल्यू कितनी मिली है आपको, x2 की वैल्यू आपको मिली है 0.6, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 ये पुटअप किया, आपके पास फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ये याद रखना। इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाया है और इसमें x2 की वैल्यू पुटअप की 0.6, 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट निकालना है कंपोजिशन, आपको फिर से निकालना है, बट कौन से फेज़ में। अभी जो हमने निकाला x1 x2 वो क्या था, लिक्विड फेज़ का था। अब हमें निकालना है वेपर फेज़ का। तो कंपोजिशन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज़ क्या है, y1 एंड y2। y1 ये और y2 ये दो मोल फ्रैक्शन से मतलब कंपोजिशन है A एंड B के, उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। तो P1 इज इक्वल टू y1P, P2 इज इक्वल्स टू y2P। ठीक है, P1 इज इक्वल टू y1P एंड P2 इज इक्वल टू y2P, ये आपको दिया है। तो इसमें हमें एक और चीज़ निकालनी है। अब हमारे पास ना y1 की वैल्यू है ना हमारे पास P1 की वैल्यू है, बट हमारे पास एक चीज़ है, कौन सी, प्रेशर दिया है, बट एक अकेले टर्म होके कोई मतलब नहीं है। प्रेशर तो 600 दिया है, बट सिंगल प्रेशर होके हमारे मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें रिलेशन पता है कौन सा, जो लिक्विड फेज़ के कंपोनेंट में दिया है। तो हमारे पास P1 है और P2 है। तो ये इक्वेशन देखो जो हमने राउल्ट्स लॉ से निकालना है फॉर द लिक्विड कंपोनेंट के लिए, P1 इज इक्वल टू P01 x1 एंड P2 इज इक्वल टू P02 x2। तो ये हम पुटअप करेंगे इन दो इक्वेशन में। ठीक है, P1 के जगह पे ये पुटअप करेंगे
और P2 के जगह पे ये पुटअप करेंगे। तो देखो यहाँ पे पुटअप किया इक्वेशन में, तो सबसे पहले क्या किया उसने, P1 इज इक्वल्स टू Y1P है, तो हमने क्या किया, Y1 को एक जगह पे रखा और ये टर्म को यहाँ पे शिफ्ट किया, मतलब P1 अपॉन P इज इक्वल्स टू Y1, ठीक है। P1 अपॉन P इज इक्वल्स टू Y1 ये किया। अब P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने जो इसके अकॉर्डिंग निकाली ये वाली, तो हमने वो वैल्यू को पुटअप किया। मतलब आपका इक्वेशन क्या आएगा, अभी आपका इक्वेशन आएगा P1 P01 X1, ये P के जगह पे, P1 के जगह पे मैंने ये वैल्यू पुटअप की, कहाँ से ली, यहाँ से ली, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P01 X1, तो मैंने P1 के जगह पे P01 X1 पुट किया, डिवाइड बाई P जैसे का वैसा इज इक्वल टू Y। अब हमारे पास P01 की वैल्यू भी पता है, X1 की भी वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, तो आपको Y1 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पुटअप किया है, ये देखो P1 450 है, X1 0.4 है और P 600, मतलब हमारे पास सभी टर्म्स है, हमारे पास P1 भी है, X1 भी है, P भी है। P1 है 450, X1 है 0.4 और P है 600, ये सभी वैल्यू पुटअप की हमने यहाँ पे, सभी वैल्यू पुटअप करने का हमें आंसर मिला 0.3। किसका वैल्यू आंसर है, Y1 का आंसर है, Y1 का आंसर है 0.3। अब हमें क्या निकालना है, Y2, तो हम कैसे निकालेंगे, Y2 इज इक्वल टू 1 माइनस Y1, मतलब 1 माइनस 0.3, ठीक है, ये है। और आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर देखो यहाँ पे कितना आता है 0.7, ठीक है। कितना आंसर आता है आपका, Y2 निकालना है, Y1 कितना आया है 0.3, Y1 इज इक्वल टू 0.3, तो Y2 इज इक्वल टू 1 माइनस Y1 किया, मतलब 1 माइनस 0.3 किया, तो हमें 0.7, मतलब हमें Y1 मिला है 0.3 एंड Y2 मिला है 0.7। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2 पुटअप करेंगे हम। देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या आता है, P इज इक्वल्स टू P01 इंटू 1 माइनस X2 प्लस P20 X2। देखो इसमें हमें क्या पुटअप करना है, जहाँ पे X1 है, ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो X1 है, इन प्लेस ऑफ X1 हमें क्या पुटअप करना है, 1 माइनस X2 पुटअप करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। हमारे इक्वेशन में ये जो X1 है, ठीक है, ये X कहाँ पे X1 है, इक्वेशन नंबर 2.3 में जो X1 वाली टर्म है, इस X1 के जगह पे आपको पुटअप करना है 1 माइनस X2। अगर ये हम पुटअप करते तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिलता है, P इज इक्वल्स टू P01 1 माइनस X2, इन प्लेस ऑफ X1 हमने 1 माइनस X2 पुटअप किया, P20 X2, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये इस P1 से आपको पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P10 इंटू 1 मतलब P10 हो गया, उसके बाद माइनस P1 से X2 को मल्टीप्लाई किया तो P10 X2 हो गया, प्लस ये टर्म जैसे कि वैसे, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया अभी यहाँ पे P10 से इसको मल्टीप्लाई करने से। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, नेक्स्ट इसमें आपको ये जो टर्म है, कौन सी टर्म, ये जो X मतलब सेम वाली जो टर्म है वो एक साइड आना है। हमारे पास X2 वाली दो टर्म है, ठीक है। कौन से दो टर्म है, ये दो टर्म है, P10 X2 प्लस P20 X2, ये दो टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से हम X2 को कॉमन निकाल सकते हैं, बट हमें थोड़ा इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज करना से हमें क्या करना है कि इस टर्म को थोड़ा अरेंज करके लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये टर्म को लिखेंगे, फर्स्ट ये टर्म को लिखेंगे, मतलब हो जाएगा P इज इक्वल्स टू, 1 सेकेंड फिर से बताती हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या लिखना है, P इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है, ये टर्म को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो पहले लिखेंगे P20 X2, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, माइनस P10 X2, क्योंकि दोनों टर्म X2 में है, एंड प्लस ये बची हुई टर्म है P10। तो समझ में आई, इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिखा, तो रीअरेंज करके। अब देखो हमारे पास X2 की दो टर्म है जो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, X2 को कॉमन निकालेंगे, तो P इज इक्वल्स टू X2 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो बचा क्या, P20 माइनस P10 होल ब्रैकेट, उसके बाद आएगा X2, उसके बाद आएगा P10 जैसे का वैसा, जो आपको ये इक्वेशन मिला। देखो ये वाला इक्वेशन क्लियर हो गया। ये कैसे आपको समझ में आया, यहाँ पे आपके इसमें दिया हुआ भी है, मैं बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे पहले रीअरेंज कैसे करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर आपको
इक्वेशन ये मिलता है, ये रीअरेंज कर किया हमने, कैसे किया आपको पता है, ठीक है। और हमें ये इक्वेशन मिला। अब ये इस इक्वेशन में हमें जो टर्म मिल रही है उसमें देखो क्या दिया कि हमारा इक्वेशन हो गया 2.4। देखो इस इक्वेशन में जो हमारा 2.4 इक्वेशन है, इस इक्वेशन में P1 0 एंड P2 0 आर द कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट क्यों, क्योंकि वो जो टर्म है वो प्योर सॉल्यूशन का या प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर है। और प्योर का वेपर प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, मतलब जितना ओरिजिनल रहेगा उतना ही उसका रहता है, चाहे वो सोल्यूट हो या फिर वो सॉल्वेंट हो। बट प्योर स्टेट में है तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और फिर हम अगर ये टर्म हम कांस्टेंट रखते, ये कांस्टेंट टर्म है, ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट, तो बचा कौन सा आपका, प्रेशर इज इक्वल टू x2 बचा। तो हम इस दोनों के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। और वो ग्राफ कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ अ प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस x2 क्या है, स्ट्रेट लाइन, जो हमें फिगर नंबर 2.2 में दी हुई है। सो प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन, then P1 versus x1 it's also straight line but passes through origin, P2 versus x2 it's also straight line that passes through origin, ठीक है, जो हमने ग्राफ में प्लॉट किया है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जब प्रेशर वो भी कौन सा प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन अ प्योर स्टेट दैट इज़ P01 या फिर P10 वर्सेस अगर आप x2 ग्राफ प्लॉट करते हो तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इस केस में अगर x2 इज इक्वल टू 0 है, अब इन x2 इज इक्वल टू 0 है मतलब क्या, कि वहाँ पे कंपोनेंट x2 जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। x2 उसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर x2 प्रेजेंट नहीं है तो उसका प्रेशर भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब हमारे सॉल्यूशन में P2 कितना रहेगा, 0, ठीक है। x2 0 है तो उसका प्रेशर भी 0 रहेगा, मतलब हमारे सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, x1 ये प्रेजेंट है। और x1 अगर प्रेजेंट है तो उसका ही प्रेशर हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रहेगा आपका, मतलब पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इस x1 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। मतलब ये है कि अगर आपके सॉल्यूशन में x2 अगर 0 है तो इसका प्रेशर भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो इसके प्रेशर के ऊपर सॉल्यूशन का प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो P है। और अब हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ x1 ही प्रेजेंट है, x1 अगर प्रेजेंट है, कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसका ही प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो उसका प्रेशर और सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। ये हम कंसिडर करेंगे P1 इक्वल रहेगा, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, x1 कंपोनेंट के प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि आपके सॉल्यूशन में x1 ही प्रेजेंट है, मतलब सिंगल x1 है, उसके साथ कोई भी कंपोनेंट मिक्स नहीं है, मतलब x2 नहीं है, x1 ही प्रेजेंट है। अब जब कोई कंपोनेंट सिंगल प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, मतलब वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्योर स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो उसका प्रेशर जो है वो प्योर प्रेशर के इतना ही रहेगा, मतलब होल सॉल्यूशन के अंदर x1 ही प्रेजेंट है सिंगल, तो इसका मतलब होल सॉल्यूशन का प्रेशर उस प्योर कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हम P01 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा कि प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ x1 कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन अ प्योर स्टेट इज नथिंग बट द प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन। वाई, बिकॉज आपके सॉल्यूशन में सिर्फ x1 ही कंपोनेंट है जो कि अभी प्योर कंपोनेंट हो गया, और प्योर कंपोनेंट का प्रेशर हम P01 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ x1 ही प्रेजेंट है, तो होल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, होल सॉल्यूशन का प्रेशर डिपेंड करता है एक ही कंपोनेंट के ऊपर, जो एक ही कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर जो कि प्योर स्टेट में है, इसलिए हमने उसको P01 लिखा है, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन, समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है कि दूसरी कंडीशन वहाँ पे दी है कि अगर x2 इज इक्वल्स टू क्या है, x2 इज इक्वल्स टू 1 है, देन व्हाट हैपन, अगर x2 इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब
हमारे सॉल्यूशन में x2 प्रेजेंट है, x2 1 रहा तो सॉल्यूशन में x2 प्रेजेंट है, 0 रहता तो अब्सेंट, 1 है तो प्रेजेंट। तो हमारे सॉल्यूशन में x2 प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन का प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x2 के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन का प्रेशर P से डिनोट करेंगे और वो x2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है और x2 अकेला ही प्रेजेंट है, मतलब वो प्योर फॉर्म में। तो प्योर स्टेट में हम x2 का प्रेशर कैसे लिखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ x2 कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट, तो इट्स ऑलवेज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में सिर्फ x2 ही है तो वो प्योर है, तो उसका वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम है। बट कंपोनेंट का कौन सा वेपर प्रेशर लेंगे, प्योर स्टेट का। तो x2 का वेपर प्रेशर इन अ प्योर स्टेट दैट इज P02 इज इक्वल टू द होल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। तो ये टर्म आपको यहाँ पे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, आपको याद रखना है। जब x2 इज इक्वल टू 0 रहेगा तो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर x1 के वेपर प्रेशर के साथ इक्वल रहेगा, वो भी प्योर स्टेट में। और x2 इज इक्वल टू 1 है, मतलब x2 प्रेजेंट है तो होल सॉल्यूशन का प्रेशर x2 इस वेपर प्रेशर के x2 के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के इतना रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दी है कि P1 वर्सेस x1 अगर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, किसके वर्सेस क्या प्लॉट किया, P1 वर्सेस x1, मतलब x1 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और प्रेशर का वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ A1 कंपोनेंट, इसके वर्सेस भी ग्राफ प्लॉट किया तो इट ऑल्सो गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, वो भी हमें स्ट्रेट लाइन देगा। अब इस केस में अगर सपोज मैंने कहा कि हमारे सॉल्यूशन में x1 प्रेजेंट नहीं है, मतलब x1 0 है। अब x1 0 होगा तो x2 इज इक्वल्स टू 1 तो रहेगा ही, क्योंकि एक एब्सेंट तो एक प्रेजेंट रहेगा, मतलब x1 0 है तो x2 प्रेजेंट रहेगा। अगर x2 प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में x2 ही प्रेजेंट है और वो सिंगल है, मतलब इसका क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ x2 कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, कि जब x2 ही प्रेजेंट है तो होल सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इवन उसके प्योर स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये भी बोल सकते हो कि x1 0 है, मतलब उसका प्रेशर P1 भी 0 ही रहेगा, मतलब होल सॉल्यूशन का प्रेशर x2 के ऊपर डिपेंड रहेगा, मतलब किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, प्रेशर डिपेंड रहेगा सेकेंड कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर, वो भी प्योर स्टेट में। तो ये आपको लिख के नहीं दिया है, बस मैं बता, बस आपको याद रखना है कि जब x1 0 है तो उसका P1 भी 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर x1 1 है तो क्या होगा, अभी मैंने कहा कि x1 1 है, मतलब हमारे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, x1 प्रेजेंट है। अब x1 प्रेजेंट है मतलब ये जो x1 का जो प्रेशर रहेगा, इसका प्रेशर जब रहेगा वो उसके प्योर कंपोनेंट के इतना ही रहेगा। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो P इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू P01, मतलब तीनों इक्वल, क्योंकि एक ही सिंगल कंपोनेंट प्रेजेंट है, x1 ही प्रेजेंट है, तो होल सॉल्यूशन का प्रेशर, x1 का प्रेशर और उसके प्योर स्टेट का प्रेशर तीनों इक्वल ही होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर x1 ही है तो सॉल्यूशन का प्रेशर भी x1 के ऊपर डिपेंड करता है, तो P1 इज इक्वल टू P हो गया। बट x1 अकेला है तो वो प्योर फॉर्म में भी है, तो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर भी इक्वल ही रहेगा इनसे, मतलब ये तीनों इक्वल ही है, मतलब वो तीनों एक ही चीज़ के वेपर प्रेशर है, किसके, x1 के, जो कि कौन से स्टेट में, प्योर स्टेट में, बस ख़त्म। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट P2 वर्सेस x2। अगर आपने P2 वर्सेस x2 अगर आप प्लॉट किया तो वो भी स्ट्रेट लाइन है, इट्स ऑल्सो पासेस टू द ओरिजिन। अब इस केस में अगर आपने x2 0 लिया है, मतलब सेकेंड कंपोनेंट 0 है, मतलब सेकेंड कंपोनेंट आपके कंपोनेंट का सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है तो उसका प्रेशर भी नहीं रहेगा, तो उसका प्रेशर भी 0 रहेगा, P2 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैंने कहा कि x2 1 है, मतलब हमारे सॉल्यूशन में x2 प्रेजेंट है तो उसका प्रेशर भी प्रेजेंट रहेगा, मतलब उस केस में x2 इज इक्वल टू 1 है तो उसका प्रेशर भी एक पर्टिकुलर वैल्यू शो करेगा, और उसका प्रेशर किसके P2 उसका प्रेशर किसके इक्वल रहेगा, उसी के प्योर कंपोनेंट के इतना ही रहेगा, मतलब x2 का ही प्योर कंपोनेंट लेंगे तो भी वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा आपको अभी बताया, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट है, x2 ही है, तो उसका प्रेशर और उसके प्योर स्टेट का प्रेशर एक ही रहेगा।
क्योंकि सिंगल है इसलिए वो प्योर है और वो सॉल्यूशन में अकेला प्रेजेंट है, तो उसका प्रेशर P2 इज इक्वल टू उसके प्योर कंपोनेंट के जितना ही रहेगा और उतना ही प्रेशर किसका रहेगा, होल सॉल्यूशन का भी रहेगा। तो ये 3 कंडीशन उसमें आ जाती है। कौन सी 3 कंडीशन, होल सॉल्यूशन का प्रेशर, X2 कंपोनेंट का प्रेशर और उसी के प्योर स्टेट का कंपोनेंट कैसे रहेगा, प्रेशर कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा। तीनों भी इक्वल ही रहेगा क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ X2 प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं, वो भी प्योर स्टेट में प्रेजेंट है इसलिए। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। अगर हमारा अभी तक जो कंडीशन हमने देखी थी X1 X2 ये जो मोल फ्रैक्शन थे, X1 X2 ये जो मोल फ्रैक्शन थे वो किसके लिए थे, लिक्विड फेज के लिए थे, राइट। अभी हमें वेपर फेज के लिए देखना है। अब अगर आपको वेपर फेज के लिए देखना है तो वेपर फेज का कंपोजिशन निकालना है, तो वेपर फेज में Y1 एंड Y2 ये 2 वेपर फेज में हम वेपर प्रेशर कंसिडर करते हैं। Y1 इट्स अ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं, Y1 और Y2 ये मोल फ्रैक्शन, जैसे X1 X2 मोल फ्रैक्शन लिक्विड में था, वैसे Y1 Y2 ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किस फेज में है, वेपर फेज में। आपको याद रखना है Y1 Y2 किसके लिए है, वेपर फेज के कंपोनेंट के लिए है। और उसका कंपोजिशन हमें लिखना है, तो देखो कंपोजिशन ऑफ वेपर्स in equilibrium with the solution can be determined by the Dalton law of partial pressure, ठीक है। मतलब वेपर फेज जो आती है, जो वेपर्स आता है, वेपर का जो कंपोजिशन है इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो आधे वेपर में रहेंगे आधे लिक्विड में रहेंगे। तो वेपर फेज का कंपोजिशन अगर हमें डिटरमाइन करना है सॉल्यूशन में, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। क्या अप्लाई करेंगे, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसमें हम उन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या लेंगे, Y1 एंड Y2, ठीक है। Y1 एंड Y2 ये मोल फ्रैक्शन लेंगे 2 कंपोनेंट का, वो भी कौन से फेज़ में, वेपर फेज़ में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम डॉल्टन लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें 2 स्टेटमेंट मिलेंगे। ये 2 स्टेटमेंट P1 इज इक्वल टू Y1P, P2 इज इक्वल टू Y2P, ठीक है। P1 इज इक्वल्स टू Y1P एंड P2 इज इक्वल्स टू Y2P। इसका मतलब वेपर प्रेशर of component A in vapor phase is equal to mole fraction of component A into pressure of component A, ठीक है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सेम केस P2 के लिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको जैसे कि वैसे याद रखना है क्योंकि ये किसके लिए, वेपर फेज के लिए। P1 इज इक्वल टू Y1P, P2 इज इक्वल टू Y2P, इस तरह से याद रखना है। P1 एंड P2 क्या है, इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 कंपोनेंट इन अ वेपर, ठीक है। P1 और P2 क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है 2 कंपोनेंट के, वो भी वेपर फेज में। और P जो है वो टोटल वेपर प्रेशर है होल सॉल्यूशन का, जिसमें दोनों कंपोनेंट P1 भी है और P2 भी है, इनको मिला के जो सॉल्यूशन बना है उसका प्रेशर कितना है, P है। तो आपको इस तरीके से आपको ये जो इक्वेशन है वो याद रखना है। P1 इज इक्वल टू Y1P, P2 इज इक्वल टू Y2P, ठीक है। इसकी टर्म्स आपको समझ में आ गई। जब आपको वेपर फेज के लिए कंपोजिशन निकालना है सोल्यूट का Y1 Y2 का मतलब मोल फ्रैक्शन का मतलब कंपोनेंट का, तो आप इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो, निकाल सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2.3 जस्ट उसमें हम और लुक कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। The vapor pressure of pure liquid A and B are 450 mmHg and 700 mmHg। हमें कौन सी चीज़ दी है, हमें लिक्विड्स का वेपर प्रेशर, और लिक्विड कौन से, प्योर लिक्विड्स है। A एंड B ये प्योर लिक्विड्स है, तो उसका वेपर प्रेशर भी सेम कांस्टेंट रहता है, वो भी चेंज नहीं होता। 450 mmHg एंड 700 mmHg। प्योर स्टेट में तो बिल्कुल चेंज होता है, जितना उतना ही रहेगा, बस अगर आप उसको इम्प्योर कर देते तो दैट टाइम उसके कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो वेपर प्रेशर जो होता है प्योर लिक्विड का A एंड B का, वो कितना है, A का 450 mmHg है और दूसरे का 700 mmHg है, ठीक है। देन रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन, तो वैसे भी आपको टेम्परेचर का काम पड़ता नहीं क्योंकि फॉर्मूले उसका यूज़ नहीं है। 350 के टेम्परेचर पे ये होगा, ठीक है। एंड फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। हम
हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। क्या निकालना है? कंपोजिशन निकालना है। कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन, इवन वेपर फेज का कंपोजिशन आपको निकालना है। कब? जब उसका टोटल वेपर प्रेशर 600 mm रहेगा तब। मतलब उसका प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर सोचा 600 mm का है, तब हमें लिक्विड एज वेल एज वेपर इनका कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो हम लिक्विड के लिए कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपोजिशन फाइंड करना मतलब x1 और x2 इन दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। ये याद रखना, कंपोजिशन फाइंड आउट करना मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का फाइंड आउट करना है। x1 x2 फाइंड आउट करना है हमें 600 mm वेपर प्रेशर पे, टोटल वेपर प्रेशर पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंपोजिशन ऑफ A एंड B इन द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें यही लिखना पड़ेगा कि कंपोजिशन A एंड B का कौन सा है? x1 एंड x2, दैट इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना है मतलब कंपोजिशन का A एंड B कितना है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर वो हमें देखना है x1 एंड x2। मतलब एक्चुअली आपको दिया है कि कंपोजिशन ऑफ A एंड B इन द सॉल्यूशन आर x1 एंड x2। A के लिए कंपोजिशन है x1 एंड B के लिए है कंपोजिशन x2। तो x1 x2 ये कंपोजिशन A एंड B के लिए प्रेजेंट दिया हुआ है। देन उसके बाद हमें डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? राउट्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि उसके बाद तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। P इज इक्वल टू P02 माइनस P01 इंटू x2 प्लस P01। ठीक है, अब हमारे पास सबके वैल्यूज़ भी है, तो सबके वैल्यूज़ हम इसमें पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? P की वैल्यू 600 mmHg, उसके बाद P2 कितना है? 700 mmHg, माइनस P1 कितना है? 450 mmHg एंड प्लस है x2 जैसे कैसे मल्टीप्लाई रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू दी नहीं है, इसका है 450 mmHg, उसकी वैल्यू 450 mmHg। ये सब वैल्यू पुटअप करने का आपको आंसर क्या मिलता है? 250 x2 प्लस 450। क्लियर हो गया? अब इसके बाद यहाँ पे आपका ऑलरेडी पता है यहाँ पे क्या है? 600 है। 600 इज इक्वल टू 250 x2 प्लस 450। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो फिर 450 के टर्म जो है वो इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो आएगा 600 माइनस 450 mmHg इज इक्वल टू आएगा 250 x2। ठीक है, क्या आएगा? 250 x2 आएगा। तो उसके बाद अगर हमें x2 निकालना है तो x2 को इस साइड में रख देंगे और ये 250 जो है उसको हम इस साइड में शिफ्ट, पहले इसका आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया है, वैसे यहाँ पे देखो इसका आंसर 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 150 आया। मतलब हमारे पास कितना है? 150 इज इक्वल टू 250 x2 है। अब अगर हमें x2 निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 150 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू x2 है। इसका आंसर कितना आता है? 0.6 आता है। ठीक है, अगर हमें 0.6 आंसर मिल गया, हमें किसका आंसर मिला है? x2 इज इक्वल टू 0.6 मिला है। अगर हमें x1 निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अगर हम इस फॉर्मूला से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप उसको कन्वर्ट करो। हमें x1 निकालना है तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 करेंगे, तो 1 माइनस x2 की जगह पे हम ये पुट करेंगे, मतलब आपका आंसर आएगा 1 माइनस 0.6, क्योंकि हमने क्या किया? x2 की जगह पे 0.6 पुटअप कर दिया, तो 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। यहाँ पे किसी से क्लियरली आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे x1 निकालना है। x2 की वैल्यू कितनी मिली है आपको? x2 की वैल्यू आपको मिली है 0.6, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 ये पुटअप किया। आपके पास फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये याद रखना, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाया है और इसमें x2 की वैल्यू पुटअप की 0.6, 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट निकालना है कंपोजिशन, आपको फिर से निकालना है, बट कौन से फेज़ में? अभी जो हमने निकाला x1 x2 वो क्या था? लिक्विड फेज़ का था। अब हमें निकालना है वेपर फेज़ का। तो कंपोजिशन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज़ क्या है? y1 एंड y2। y1 ये और y2 ये दो मोल फ्रैक्शन से मतलब कंपोजिशन है A एंड B के। उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, तो P1 इज इक्वल टू y1P, P2 इज इक्वल्स टू y2P। ठीक है, P1 इज इक्वल टू y1P एंड P2 इज इक्वल टू y2P, ये आपको दिया है। तो इसमें हमें एक और चीज़ निकालनी है। अब हमारे पास ना y1 की वैल्यू है ना हमारे पास P1 की वैल्यू है, बट हमारे पास एक चीज़ है, कौन सी? प्रेशर दिया, बट एक अकेले टर्म होके कोई मतलब नहीं है। प्रेशर तो 600 दिया, बट सिंगल प्रेशर होके हमारे मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें रिलेशन पता है कौन सा? जो लिक्विड फेज़ के कंपोनेंट में दिया है। तो हमारे पास P1 है और P2 है, तो ये इक्वेशन देखो,
जो हमने राउल्स लॉ से निकालना है फॉर द लिक्विड कंपोनेंट के लिए, P1 इज इक्वल टू P01x1 एंड P2 इज इक्वल टू P02x2। तो ये हम पुटअप करेंगे इन दो इक्वेशन में, ठीक है। P1 के जगह पे ये पुटअप करेंगे और P2 के जगह पे ये पुटअप करेंगे। तो देखो यहाँ पे पुटअप किया इक्वेशन में, तो सबसे पहले क्या किया उसने, P1 इज इक्वल्स टू Y1P है, तो हमने क्या किया, Y1 को एक जगह पे रखा और ये टर्म को यहाँ पे शिफ्ट किया, मतलब P1 अपॉन P इज इक्वल्स टू Y1, ठीक है। P1 अपॉन P इज इक्वल्स टू Y1 ये किया। अब P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने जो इसके अकॉर्डिंग निकाली ये वाली, तो हमने वो वैल्यू को पुटअप किया, मतलब आपका इक्वेशन क्या आएगा, अभी आपका इक्वेशन आएगा P1 P01 x1, ये P के जगह पे, P1 के जगह पे मैंने ये वैल्यू पुटअप की, कहाँ से ली, ये यहाँ से ली, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P01 x1, तो मैंने P1 के जगह पे P01 x1 पुट किया, डिवाइड बाई P जैसे का वैसा इज इक्वल टू Y। अब हमारे पास P01 की वैल्यू भी पता है, x1 की भी वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, तो आपको Y1 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पुटअप किया है, ये देखो P1 450 है, x1 0.4 है और P 600, मतलब हमारे पास सभी टर्म्स है, हमारे पास P1 भी है, x1 भी है, P भी है। P1 है 450, x1 है 0.4 और P है 600, ये सभी वैल्यू पुटअप की हमने यहाँ पे, सभी वैल्यू पुटअप करने का हमें आंसर मिला 0.3। किसका वैल्यू आंसर है, Y1 का आंसर है, Y1 का आंसर है 0.3। अब हमें क्या निकालना है, Y2, तो हम कैसे निकालेंगे, Y2 इज इक्वल टू 1 माइनस Y1, मतलब 1 माइनस 0.3, ठीक है, ये है। और आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर देखो यहाँ पे कितना आता है 0.7, ठीक है। कितना आंसर आता है आपका, Y2 निकालना है, Y1 कितना आया है 0.3, Y1 इज इक्वल टू 0.3, तो Y2 इज इक्वल टू 1 माइनस Y1 किया, मतलब 1 माइनस 0.3 किया, तो हमें 0.7, मतलब हमें Y1 मिला है 0.3 एंड Y2 मिला है 0.7। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया।